Hello guys, in this video we will discuss about MCQ on Excel. Excel में हम लोग किस तरह से काम करते हैं, रिलेटिव एड्रेस क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसके और डेफिनेशंस वगैरह और बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ हम लोग MCQ देखेंगे। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, फिर भी हम यहाँ पे एक डेमो एक्सेल का देंगे जिससे कि आप रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में जान सकें। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिलेटिव एड्रेस इज, यहाँ सेल दिए हुए हैं, इस सेल को रिलेटिव और एब्सोल्यूट एड्रेस यहाँ पर कुछ नोट किए हुए हैं, इसमें से रिलेटिव एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो रिलेटिव एड्रेस क्या होता है, एब्सोल्यूट एड्रेस क्या होता है, ये जानने के लिए हम लोग एक डेमो देखते हैं। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करें, एक्सेल टाइप करें, एक्सेल को क्लिक किया मैंने। देन ब्लैंक वर्कबुक, ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। इस एक्सेल में हम किसी भी सेल को, सेल क्या है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। एक्सेल में ये हमारा रोज शो करता है और ये सब हमारे कॉलम्स होते हैं। हम किसी भी रो में यदि चले जाएं और इसमें लास्ट कॉलम कौन सा है ये जानना चाहें तो आप एंड प्रेस कर राइट एरो प्रेस कर सकते हैं। एंड की कीबोर्ड पर एंड को प्रेस कीजिए और राइट एरो प्रेस कीजिए। लास्ट कॉलम शो करेगा XFD। इसकी काउंटिंग होती है A to Z, देन A to Z, देन AB to AZ। इस तरह से ये XFD ये लास्ट कॉलम शो कर रहा है। अगेन यदि हम स्टार्टिंग फर्स्ट कॉलम में आना चाहें, ए पर जाना चाहें तो एंड प्रेस कर लेफ्ट एरो हमें क्लिक करना होगा, हम ए पे चले जाएंगे। लास्ट रो देखने के लिए एंड को प्रेस कर आप बॉटम एरो को प्रेस कीजिए, सबसे लास्ट रो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ये मेरा सबसे लास्ट रो है। टॉप रो देखने के लिए एंड प्रेस कर अप एरो प्रेस कीजिए, अगेन आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने इस एक्सेल शीट में कितने कॉलम्स और कितने रोज हैं इसे हम चेक कर सकते हैं। एक्सेल के अलग अलग वर्जन में नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज डिफरेंट होते हैं। इस जगह पर हम जिस वर्जन को यूज कर रहे हैं उसमें आपको हमने कॉलम दिखाया और लास्ट रो दिखाया। इस रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन से ये हमारा एक सेल बनता है और इस सेल का एक नाम होगा। इस सेल के नेमिंग के लिए हम यूज करते हैं इसका कॉलम नेम, यानी ये हमारा कॉलम हो गया B और इसका रो नंबर 2 है, तो इस कॉलम को हम B2 कहेंगे, सॉरी इस सेल को हम B2 कहेंगे, यानी ये इस सेल का नाम B2 है। आप किसी भी सेल को क्लिक कीजिए, उसका नाम इजिली आप पता कर सकते हो। H और ये रो है हमारा 6। यदि आप किसी ऐसे प्लेस पर हैं जहां से रोज और कॉलम को देखना डिफिकल्ट है तो आप इसका सेल नेम बॉक्स में देख सकते हैं। नेम बॉक्स में इसका सेल यहाँ पर शो हो रहा है Q20। आप देखिए ये कॉलम नंबर Q है और ये रो नंबर 20 है। इसी तरह से आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसका सेल नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। किसी भी सेल को क्लिक करते हैं उसका नेम क्या है वो इस नेम बॉक्स में शो होगा। यहाँ हमारा फॉर्मूला बार है, इस फॉर्मूले बार में आप कोई भी फॉर्मूला टाइप करते हैं या कंटेंट टाइप करते हैं वो यहाँ पर शो होगा। जैसे हम यहाँ पर यदि 67 टाइप करें तो ये चीज इस जगह पे रिफ्लेक्ट होगा जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे।
जो भी वैल्यू आप किसी सेल के अंदर डालते हैं या इनपुट करते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होता है, जिसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं। ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं और उस ऑप्शंस के मीनूज वगैरह हैं। ये सब इंट्रोडक्शन के लिए हमने आपको वीडियो लिंक दिया है, वहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। यहाँ हमारा मेन मकसद है कि हम आपको रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस के बारे में समझाएं। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल सीट को क्लीन करते हैं। ये हमारा सेल है, इस सेल में जो भी एड्रेस है, इस सेल का जो भी नाम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है नेम बॉक्स में। यदि हम यहाँ पर कोई वैल्यू डाल दें, 5 डाल दिया, और इसके बाद इस जगह पे ये हम कोई वैल्यू डाल दें, सपोज 6 हमने दे दिया। अब इन दोनों का सम हम किसी सेल में एंटर कर दें, तो इसके सम को फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला लिखना होगा। और कोई भी फॉर्मूला यदि हम स्टार्ट करते हैं तो पहले इक्वल साइन शो करना होगा। हमने इक्वल साइन दिया और उस सेल को क्लिक करेंगे जिसमें हमारा वैल्यू दिया हुआ है, प्लस टाइप करेंगे कीबोर्ड से और दूसरे नंबर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसका कलर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्मूला में जिस सेल को हमने यूज किया उसको डिफरेंट कलर से ये शो भी कर रहा है। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे इन दोनों का सम यहाँ पे डिस्प्ले होगा, 5 और 6 11। अब इस सेल में जो भी वैल्यू हमारा दिया हुआ है, इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है F7 + 6 9। ये हमारा F7 है, आप यहाँ नेम बॉक्स में देख सकते हैं। ये हमारा G9 है, तो F7 और G9 को हमने ऐड किया J11 में। J11 में हमने इन दोनों को सम किया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यदि हम इस सेल की कॉपी करें, इस सेल की हम कॉपी किसी ऐसे प्लेस पर करें, सपोज यहाँ पे हम इसकी कॉपी करके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के लिए आप माउस राइट बटन और पेस्ट की को प्रेस करें, तो यहाँ कुछ अलग ही मैसेज शो होता है, जबकि जनरल कंसेप्ट होता है जो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कुछ और शो कर रहा है। इसी तरह से यदि हम इस जगह पर कोई वैल्यू डाल दें, सपोज हमने 67 दिया और इसकी कॉपी हम करके कहीं पेस्ट कर दें, इसकी कॉपी कर हम सपोज यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो ये 67 शो कर रहा है, लेकिन इस जगह को जब हमने कॉपी किया तो 11 की जगह पे ये हैश रेफरेंस शो कर रहा है। इसका रीजन है कि ये जो दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मूला हमारा रिलेटिव फॉर्म में है। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट क्या होता है ये जानने के लिए हम उसके फॉर्मूला बार में जाएंगे और वहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेल में डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे करके हम कुछ फॉर्मूला एंटर किए हैं, जबकि हमारा इस सेल में क्या था, इस सेल में हम डायरेक्ट वैल्यू दिए थे, तो जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इस सेल में दो तरह के कंटेंट्स हैं, एक कंटेंट हमारा फॉर्मूला है और दूसरा कंटेंट हमारा इसकी वैल्यू है। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में फॉर्मूला डिस्प्ले होगा और इस दोनों सेल की जो वैल्यू होगी, इस पर जो भी ऑपरेशन आपने किया है उसका रिजल्ट यहाँ पे शो होगा, जो कि वैल्यू कहलाता है। तो इस सेल में दो तरह के कंटेंट्स हैं, एक फॉर्मूला और दूसरा उसकी वैल्यू। जब आपने इसको कॉपी किया तो ये कॉपी करते वक्त इसने वैल्यू को कॉपी नहीं कर इसके फॉर्मूला को कॉपी किया। अब फॉर्मूला हमारा दो तरह से लिखा जा सकता है, एक फॉर्मूला हमारा रिलेटिव एड्रेस में हो सकता है, रिलेटिव मोड कहते हैं, और दूसरा हमारा एब्सोल्यूट मोड होता है, एब्सोल्यूट मोड। तीसरा भी है जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड मोड, मिक्स्ड मोड। इस मिक्स्ड मोड के दो फॉर्म होंगे, एक फॉर्म हमारा होता है कॉलम फिक्स और दूसरा होता है रो फिक्स। तो मिक्स्ड मोड में हम
रो फिक्स भी देख सकते हैं और कॉलम फिक्स, रो एंड कॉलम। रिलेटिव मोड में यदि हम किसी फॉर्मूला को दिखाना चाहें तो सेल की नेमिंग क्या होगी। जैसे हम इसी सेल को ले लें तो इस सेल का नेम है J11। यदि हम यहाँ पर J11 टाइप करें तो ये J11 हमारा रिलेटिव कहलाएगा, J11 हमारा रिलेटिव कहलाएगा। लेकिन इसी J11 को यदि हम एब्सोल्यूट में शो करना चाहें तो हमें लिखना होगा डॉलर J $11, ये चीज हमें शो करना होगा। तो ये हमारा एब्सोल्यूट का नोटेशन होगा और ये मेरा रिलेटिव मोड का नोटेशन होगा। मिक्स्ड मोड के केस में दो फॉर्म होते हैं, रो फिक्स और कॉलम फिक्स। एब्सोल्यूट में जो भी एड्रेस होगा वो मेरा फिक्स होता है, जबकि इसमें हमारा एड्रेस चेंजेबल होता है, वेरिएबल होता है। तो यदि हम रो को फिक्स करना चाहें तो रो चूंकि यहाँ पर 11 है इसलिए हमको लिखना होगा डॉलर, रो को हमें फिक्स करना है तो उस केस में जे और डॉलर साइन हमारा 11 के पहले लग जाएगा। जब आप नंबर के पहले डॉलर लगाते हैं तो रो फिक्स हो गया। इसी तरह से यदि हम डॉलर कॉलम के पहले लगा दें तो मेरा कॉलम फिक्स होगा लेकिन रो वैरी करेगा, यहाँ पर हमारा रो वैरी करेगा। तो ये हमारा मिक्स्ड मोड का फॉर्म होगा। इस जगह जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो F7 और G9 दोनों ही सेल रिलेटिव मोड में दिए हुए हैं। यहाँ पर दोनों ही एड्रेस जो था वो रिलेटिव मोड में है। तो जब आप इसकी कॉपी करते हैं यहाँ फॉर्मूला कॉपी हो रहा है। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है F7, F7 का मीनिंग क्या है? F7 का मीनिंग हो गया, आप पहले F7 को यदि आप चेक करते हैं तो F7 का मीनिंग हो गया इस करंट सेल से वो F7 कितनी दूरी पर है। तो आप इस सेल से यदि काउंट करें 1 2 3 4 सेल लेफ्ट, यानी आप कहीं पर लिख लीजिए इसको 4 सेल्स लेफ्ट एंड अब दूसरे सेल का जब नाम देखेंगे तो ये F6 इस सेल से कितनी दूरी पर है। तो 1 2 3 सेल लेफ्ट, ये हमारा 3 सेल्स लेफ्ट है। इसी तरह से जब आप F7 को देख रहे थे तो F7 इस सेल से कितनी सेल अप है, आप इस सेल से कितनी सेल ऊपर है तो 1 2 3 4 5 सेल अप। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका F7 4 सेल लेफ्ट एंड 5 सेल्स अप है। ये इसका रिलेटिव एड्रेस हुआ। इसी तरह से जब दूसरे सेल का एड्रेस दिया गया यानी G9 दिया गया है तो G9 3 सेल लेफ्ट 1 2 3 सेल अप है। तो आप इस फॉर्मूले में ये लिख सकते हैं कॉमा 3 सेल्स अप। इस तरह से हमारा ये जो एड्रेस हुआ ये रिलेटिव एड्रेस है। 4 सेल्स लेफ्ट एंड 5 सेल्स अप आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 4 सेल लेफ्ट हुआ जो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 सेल्स अप। ये मेरा F7 का लोकेशन है, रिलेटिव लोकेशन। इसकी बात करें तो 1 2 3 सेल लेफ्ट 1 2 3 3 सेल अप, 3 सेल्स लेफ्ट 3 सेल्स अप।
जब आप इसकी कॉपी करते हैं, इस फॉर्मूले की कॉपी करते हैं और एड्रेस आपका यानी सेल आपका रिलेटिव मोड में हो, जब आप इसकी कॉपी करेंगे फॉर्मूला को, तो ये वैल्यू को कॉपी नहीं कर इस फॉर्मूले को कॉपी किया। और इस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, 4 सेल लेफ्ट 5 सेल अप। आप जब काउंट करते हैं 1 2 3 4 सेल लेफ्ट, ये तो हमको मिल गया, लेकिन 5 सेल्स अप 1, इसके ऊपर कोई रो ही नहीं है, तो यहाँ पर रेफरेंस का प्रॉब्लम हो रहा है। यानी हम जब इसकी कॉपी किए तो इसके 4 सेल लेफ्ट और 5 सेल अप में हमारे पास कोई एड्रेस ही नहीं है। इसी तरह से दूसरे वाले का भी यदि 3 सेल लेफ्ट करें, 1 2 3 सेल लेफ्ट तो है, लेकिन अप में कोई रेफरेंस नहीं मिल रहा है। इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम बता रहा है हैश रेफरेंस। लेकिन इसी चीज को यदि हम एब्सोल्यूट में मोड में कर दें तो ये रिलेटिव एड्रेस यहाँ पे नहीं होगा। अब इस सेल को रिलेटिव बनाने के लिए हमारे पास तरीका होता है, आप जिस सेल में फॉर्मूला डाले हैं आप उस सेल के पास जाइए और वहां पर F4 प्रेस कीजिए। F4 फंक्शन की है, जैसे ही आप F4 प्रेस करेंगे रो और कॉलम के पहले डॉलर लग जाएगा। ये इंडिकेट करता है कि आपका F7 अब रिलेटिव मोड में नहीं होकर एब्सोल्यूट मोड में है। इसी तरह से G9 को भी आप एब्सोल्यूट बना दीजिए। तो G9 को एब्सोल्यूट बनाने का मतलब आप उसको फिक्स कर रहे हैं, और फिक्स करने के लिए F4 फंक्शन की को प्रेस करेंगे। F4 को फंक्शन की को प्रेस किया तो कॉलम और रो के पहले डॉलर लग गए। अब ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर एब्सोल्यूट हो गया है, और एब्सोल्यूट होने की वजह से अब ये फॉर्मूला कॉपी नहीं होगा। एब्सोल्यूट कहने का मतलब आप इसकी अब यदि कॉपी करें और कहीं पर भी इसको पेस्ट कर दें ऊपर में, तो आपका वैल्यू 11 ही मिलेगा। रीजन, क्योंकि यहाँ भी जो फॉर्मूला है वो वही फॉर्मूला है जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे टाइप किया था, और यहाँ पे फॉर्मूला हमारा एब्सोल्यूट है। तो ये एब्सोल्यूट बता रहा है कि हम इसकी कॉपी कहीं भी करें, आपको सम करना है इसी दो सेल को, और ये दोनों सेल हमारा एब्सोल्यूट मोड में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इस सेल को क्लिक करेंगे जो कि हमारा रिलेटिव था, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है। लेकिन इसी की कॉपी यदि हम इसको रिलेटिव में रखें और कहीं और प्रेस कर दें, जैसे सपोज कीजिए कि हम इसको सिलेक्ट किए और इस जगह पे आकर फिर से हम F4 को प्रेस करें, तो इसका कॉलम एब्सोल्यूट हो गया, इसका रो एब्सोल्यूट हो गया और कॉलम चेंजेबल हो गया। फिर से F प्रेस करें तो इस केस में कॉलम फिक्स हो गया और रो वेरिएबल हुआ। अगेन F4 प्रेस करेंगे तो ये रिलेटिव मोड में चला जाएगा। यानी F4 से आप तीनों तरह का एड्रेस ले सकते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड मोड। इसी तरह से दूसरे सेल पर ले जाकर यदि हम F4 को प्रेस करें तो हमारा रो फिक्स हुआ, दूसरी बार में कॉलम फिक्स हुआ, और तीसरी बार में ये फिर रिलेटिव हो जाएगा। अब यदि एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा 11 है, और इस फॉर्मूले में ये रूल लगा हुआ है, 5 सेल लेफ्ट 4 सेल लेफ्ट 5 सेल अप, पहले वाले का एड्रेस, दूसरे का है 3 सेल लेफ्ट 3 सेल अप। अब यदि इसकी हम कॉपी कहीं भी करें तो आपको प्रॉब्लम होगा, ये रेफरेंसिंग में चला जाएगा। इसको यदि हम यहाँ पर पेस्ट करें तो आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि इस जगह पे जो फॉर्मूला कॉपी हुआ है वो है D14 एंड E16। वैल्यू की जगह पे ये फॉर्मूला को कॉपी कर दिया, और फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला में ये चीज लिखी हुई है। फॉर्मूला क्या कहता है, 4 सेल लेफ्ट 5 सेल अप। इससे 4 सेल लेफ्ट जाइए, 1 2 3 4 सेल लेफ्ट, 1 2 3 4 5 सेल अप। यहाँ यदि हम आप कोई वैल्यू डालेंगे तो उसका सम यहाँ दिखेगा। जैसे हम यहाँ पर 7 डाल दें और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे वहां पर 7 आ गया। दूसरे सेल के बारे में कह रहा है 3 सेल्स लेफ्ट 3 सेल अप। तो आप इस सेल से 3 सेल लेफ्ट जाइए, 1 2 3 सेल लेफ्ट,
एंड 3 सेल अप, 1 2 3, 3 सेल अप। इस जगह कोई वैल्यू डाल दें, जैसे हमने 8 को प्रेस किया तो अब इसका सम यहाँ दिखेगा 7 और 8। तो आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला कॉपी करने पर ये एड्रेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, जो कि हमारा D14 और E16 है। D14 का मीनिंग हो गया इस सेल से 4 सेल लेफ्ट 5 सेल अप, और E16 का मीनिंग हो गया 3 सेल लेफ्ट 3 सेल अप फ्रॉम दिस सेल। तो ये हमारा रिलेटिव एड्रेस हुआ, और यहाँ जो आपने फॉर्मूला कॉपी किया था वो हमारा रिलेटिव था, एब्सोल्यूट था। अब इसी में आप रो को भी फिक्स कर सकते हैं, जो यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है, कॉलम को भी फिक्स कर सकते हैं। तो ये तीन तरह के मोड हम लोग अपने सेल में यूज करते हैं फॉर्मूला के केस में। अदर केस में आप जो वैल्यू देंगे वही कॉपी होगा। जैसे हम यहाँ पर ABC टाइप कर दें तो चूंकि ये करेक्टर है, अब इसकी कॉपी कहीं भी आप करेंगे सेम वैल्यू मिलेगा। पेस्ट करके आप देखिए वही चीज मिलेगी, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इस जगह फॉर्मूला था, इस वजह से इसमें तीन तरह के मोड काम करेंगे, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स मोड। और इसमें रिलेटिव को डिनोट करने का तरीका है, जो नेम बॉक्स में किसी भी सेल को सिलेक्ट करते हैं, नेम बॉक्स में जो भी दिखता है वो रिलेटिव है। N13 ये रिलेटिव है। N और 13 के पहले यदि हम डॉलर लगा दें तो वो मेरा एब्सोल्यूट मोड कहलाएगा, और 13 के पहले यदि हम डॉलर लगा दें तो रो फिक्स होगा, कॉलम चेंज करेगा। इसी तरह से यदि हम कॉलम के पहले डॉलर लगा दें तो कॉलम फिक्स हो जाएगा और रो चेंज करेंगे। इस मोड से रिलेटेड वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, हम अपने फिर से उस जगह पे आते हैं। यहाँ दिया हुआ है द रिलेटिव एड्रेस इज, ऑब्वियसली ये दो जो मोड दिया हुआ है ये दोनों मोड हमारा मिक्स्ड मोड है, और कंप्लीट रिलेटिव हमारा फर्स्ट में है, सॉरी कंप्लीट हमारा ये एब्सोल्यूट है और ये हमारा कंप्लीटली रिलेटिव है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट एड्रेस इज। अब यहाँ कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं रह गई। ये मेरा रिलेटिव है, ये मिक्स्ड मोड है, यहाँ पे रो हमारा एब्सोल्यूट है, यहाँ कॉलम एब्सोल्यूट है, और यहाँ रो और कॉलम बोथ एब्सोल्यूट है। सो करेक्ट आंसर इज ए। यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम द। अब इस जगह पे पेज का बॉर्डर हम एक्सेल में किससे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो बॉर्डर टूल इन द फॉर्मेटिंग टूल बार, बॉर्डर टैब in the format cells dialog box, line style tool in the drawing toolbar, and you cannot set page border in Excel। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा डी। आप बॉर्डर फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, पेज बॉर्डर नहीं लगा सकते एक्सेल में, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऊपर किसी भी सेल से रिलेटेड होता है या टेबल से रिलेटेड होता है, लेकिन हम पेज बॉर्डर इसमें हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। When applying conditional formatting, you can check the conditions against cell value, formula, both of the above and none of the above। अभी जो आपने एक्सेल सीट देखा था, उस एक्सेल सीट में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। हमने एक एक्सेल सीट बना रखा है। अब इस एक्सेल सीट में यहाँ पर सैलरी वगैरह दिए हुए हैं। इस सैलरी सेल में यदि हम इसको सिलेक्ट कर लें, पूरे रेंज को सिलेक्ट करें, और यहाँ पर एक ऑप्शन है, देख सकते हैं होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक करें तो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें से हम हाईलाइट सेल्स रूल्स को फॉलो करते हैं। इस हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर बहुत सारे अदर ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम ग्रेटर देन को सिलेक्ट करते हैं।
अब ये ग्रेटर देन क्या कह रहा है कि इस जगह पे क्या हम वैल्यू रखें। तो हम सपोज कीजिए कि इस जगह पे हम रखते हैं 35,000, यानी 35,000 से अबव जिसका सैलरी है उसको आप रेड बना दीजिए। तो ये हम रेड को सिलेक्ट कर दिया और ओके क्लिक कर दें तो आप देखेंगे कि जिसकी भी वैल्यू 35,000 से अबव है वो रेड हो गया। तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग होती है वो कहलाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप इसको अदर कलर से भी चेंज कर सकते हैं। फिर से आप सिलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, हाईलाइट सेल्स में जाइए, ग्रेटर देन में जाइए और यहाँ से आप इसके कस्टम फॉर्मेट भी डाल सकते हैं, रेड बॉर्डर डाल सकते हैं, रेड टेक्स्ट कर सकते हैं। रेड बॉर्डर के केस में इसका बॉर्डर केवल रेड होगा और टेक्स्ट आपका ब्लैक ही रहेगा, लेकिन रेड टेक्स्ट के केस में टेक्स्ट कलर होगा और बॉर्डर आपका ब्लैक रहेगा। अदर कलर भी सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, इसको हम क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए अब ये ग्रीन से फिल हो गया लेकिन टेक्स्ट आपका ब्लैक ही रहा। तो इस तरह का फॉर्मेटिंग को हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहते हैं। When applying conditional formatting, you can check the conditions against cell value formula। अभी आप किस पर काम किए? सेल वैल्यू पर काम किए। अब इसी चीज को हम दिखाना चाहते हैं कि क्या ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग फार्मूला पे काम करेगा। हम एक फार्मूला यूज करते हैं, यहाँ हम कुछ फार्मूला एंटर कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। अब इस फार्मूले की यदि हम कॉपी करें और अदर जगह पे पेस्ट कर दें तो ये कैलकुलेट कर देगा। और कैलकुलेशन के लिए हम जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे उस फॉर्मूले की वजह से ये सारे कैलकुलेशन हो गए। और इस कैलकुलेशन में क्या बता रहा है कि हमारा जो डीए है वो बेसिक सैलरी का 90% है। अब इस जगह पे हमने फार्मूला क्या लिखा है? फार्मूला लिखा है कि आप इस सेल को यूज कीजिए जो बेसिक सैलरी है और इस बेसिक सैलरी पर 90% डीए दीजिए, यानी 100 में 90। तो 100 में 90 के लिए हमने फार्मूला लिखा कि 90 ये हमारा डीए का वैल्यू है और इस डीए को हमने लिखा 90 डिवाइडेड बाई 100। तो ये 90% में चला गया और 90 चूंकि B6 में लिखा हुआ है, यदि हम इस को रिलेटिव छोड़ दें, यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट है, यदि हम इसको रिलेटिव छोड़ दें तो ये हमारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। क्योंकि बेसिक सैलरी पर डीए हमें हमेशा 90 देना है, यदि हम इसको रिलेटिव बनाएंगे तो ये वैल्यू कुछ और बन जाएगा। इस वजह से हमने डीए को एब्सोल्यूट रखा है और बेसिक सैलरी को रिलेटिव रखा है। तो अब यदि इस फॉर्मूले को कॉपी करते हैं तो दूसरे सेल में इसका बेसिक सैलरी 40,000 होगा और चूंकि एब्सोल्यूट को हमने यहाँ पे फॉर्मूला में डाला है तो ये ऑलवेज इसी 90 को शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला $B$6 और ये सारा का सारा कैलकुलेशन किया था हमने। तो इस जगह पे हमारा जो भी सेल्स है वो सारे में फॉर्मूला दिया हुआ है और इस सेल में डिनोट हो रहा है वैल्यू, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू था। तो वैल्यू पर तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग कर दिया, अब देखते हैं फॉर्मूला पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स में गए, ग्रेटर देन करते हैं। आप यहाँ पे ग्रेटर देन को 31,400 से अबव जो भी हो, आप वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। 31,500 से अबव, 31,500 से अबव जो भी है उसको आप येलो फिल डार्क येलो सेट से चेंज कर दीजिए। अब ओके कर दिया तो आप देख रहे हैं कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारा वैल्यू पर भी लग रहा है और ये सेल में फॉर्मूला है तो फॉर्मूला पे भी लग रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर सी। Which of the following is not true regarding conditional formatting? कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी आपने देखा
उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड इसमें से कौन सा सही आंसर है वो बताना है आपको। यू कैन सेट कंडीशंस टू लुक, यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये नॉट दिया हुआ है, यानी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे काम आप कर सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में कहीं ऐसा ना हो नॉट नहीं दिया हुआ है तो आंसर बदल जाएगा, नॉट दिया हुआ है आंसर आपका अलग होगा। तो इस जगह पे आप ऑप्शंस को रीड कीजिए। यू कैन सेट कंडीशंस टू लुक फॉर बोल्ड एंड अप्लाई इटैलिक्स ऑन देम। आप उस सेल को बोल्ड भी कर सकते हैं और इटैलिक्स भी कर सकते हैं। यू कैन ऐड मोर देन वन कंडीशंस टू चेक, एक से ज़्यादा कंडीशन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक कंडीशन डाला था और वो कंडीशन था ग्रेटर देन का। ये कह रहा है कि यू कैन ऐड मोर देन वन कंडीशंस, आप उससे भी ज़्यादा कंडीशन डाल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है यू कैन डिलीट एनी कंडीशंस फ्रॉम द कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉन्ट, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं, पैटर्न फॉर्मेट्स भी चेंज कर सकते हैं। दैट मीट्स द स्पेसिफाइड कंडीशन, जब कोई पर्टिकुलर कंडीशंस मीट करता है तो उस केस में आप ये सारे काम भी कर सकते हैं। ये चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा काम नहीं कर सकते हम, तो इसका करेक्ट आंसर है ये तीनों काम हम कर सकते हैं। बी सी डी तीनों काम कर सकते हैं। नॉट मांगा है, ये काम नहीं कर सकते। फर्स्ट, यू कैन सेट कंडीशन टू लुक फॉर बोल्ड। बोल्ड सेल को आप फाइंड आउट करने का कोई कंडीशन नहीं दिखा सकते हैं ताकि आप उसको इटैलिक्स कर सके, यानी स्टाइल को आप कंडीशन में नहीं डाल सकते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए, ये काम नहीं कर सकते, बाकी सारे काम कंडीशन फॉर्मेटिंग में हो सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। जो हमारा एक्सेल सीट है, एक्सेल सीट में फॉर्मूला बार के लेफ्ट ये मेरा सेल है, इसको हम फॉर्मूला बार कहते हैं, और फॉर्मूला बार के लेफ्ट में ये हमारा नेम बॉक्स है। द नेम बॉक्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार shows द नेम ऑफ द वर्कशीट करेंटली वर्किंग ऑन। उसमें क्या शो होता है, जब आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो वर्कशीट का, जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं उसका नेम शो होगा। सो द नेम ऑफ द वर्कबुक, वर्कबुक इज ए सेट ऑफ वर्कशीट। एक वर्कशीट में बहुत सारे, एक वर्कबुक में बहुत से वर्कशीट हो सकते हैं। करेंटली वर्किंग ऑन, सो द नेम ऑफ द सेल और रेंज करेंटली वर्किंग ऑन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर अभी आप जस्ट देखा आपने कि जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो ये सेल किस सीट में है, सीट 1 है, और वर्कबुक मेरा नाम दिया हुआ है डेमो, डेमो नाम के वर्कबुक में ये सीट 1 है। ये चीज नेम बॉक्स में कहीं नहीं दिख रहा है, ये सिर्फ दिखा रहा है इस सेल का नेम और उसका एड्रेस। तो इस जगह पर हम ये कह सकते हैं कि दिस शोज द नेम ऑफ वर्कशीट करेंटली वर्किंग ऑन, ये मेरा गलत है। शोज द नेम ऑफ द वर्कबुक, ये भी गलत है। शोज द नेम ऑफ द सेल और रेंज, रेंज यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो उस रेंज का नाम भी शो करेगा। तो ये मेरा करेक्ट है, ये नहीं होगा। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी। Name box refers to an input box directly to the left of the formula bar. The name box normally displays the active cell address on the worksheet. You can also use the name box to create a named range quickly. Now, next question is, each Excel file is a workbook that contains different sheets. Which of the following cannot be a sheet in the workbook? वर्कबुक जो आप यूज करते हैं, यहाँ ये मेरा कंप्लीट वर्कबुक है जिसका नाम हमने एक दे रखा है डेमो। आप बाय डिफॉल्ट इसका बुक 1 बुक 2 इस तरह से इसके नाम होते हैं। और एक वर्कबुक में यहाँ पे एक ही वर्कशीट है, यदि आप दूसरा वर्कशीट चाहते हैं तो इस प्लस को क्लिक
करके आप नए वर्कशीट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए ये शीट 2 हो गया, इस जगह पे कुछ भी नहीं है। अगेन यदि हम क्लिक करें तो ये शीट 3 हो गया। ये हमारा शीट 1 पर ये सारा चीज दिया हुआ था। आप चाहें तो इस शीट की रीनेमिंग भी कर सकते हैं। रीनेम शीट को हम मान लीजिए ऑफिस बनाना चाहें तो ऑफिस भी दे सकते हैं। तो इस प्लस को क्लिक करके आप नए शीट किसी भी वर्क बुक में ऐड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इंसर्ट से भी आप इसमें नए शीट्स को ऐड कर सकते हैं। इस जगह पे दिया हुआ है। इंसर्ट शीट, इस इंसर्ट शीट से आप नए शीट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के अलग अलग ऑप्शंस हैं और आप इस शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए इस शीट को क्लिक कीजिए और माउस का राइट बटन दबाकर डिलीट क्लिक कर दीजिए, वो शीट डिलीट हो जाएगा। अभी हम करेंटली शीट 1 पे काम कर रहे थे, ये हमारा शीट 1 है। इस डेमो के अंदर अभी 2 वर्कशीट काम कर रहे हैं, शीट 1 एंड ऑफिस। तो एक वर्कबुक में एक से अधिक शीट हो सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ईच एक्सेल फाइल इज ए वर्कबुक। जो भी आप फाइल बनाते हैं वो एक वर्कबुक है, जैसे कि यहाँ पे डेमो था। दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट्स। अभी आपने देखा एक वर्कबुक में एक से ज्यादा शीट हो सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ शीट इन द वर्कबुक। अब जो आपने यहाँ पे शीट लिया है, इस शीट पर क्या क्या कंटेंट रखा जा सकता है। तो किसी भी शीट पर आप जो कंटेंट रखेंगे उसी से रिलेटेड है। डेटा शीट रख सकते हैं, जो अभी आपने देखा सैलरी वगैरह दिया हुआ है। मैक्रो शीट हो सकता है, वर्क शीट हो सकता है, चार्ट शीट हो सकता है। इसमें से कौन कौन सा चीज एक शीट पर रखा जा सकता है। Each Excel file is a workbook that contains different sheets. Which of the following cannot be? इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा। कैन नॉट बी अ सीट इन द वर्कबुक। तो इस जगह पे हम मैक्रो रख सकते हैं, वर्कशीट रख सकते हैं, चार्ट रख सकते हैं, डेटा शीट नहीं रख सकते। डेटा शीट इज ए पार्ट ऑफ चार्ट शीट। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए कैन नॉट बी। कैन नॉट हम ये नहीं रख सकते किसी वर्कबुक पे। और भी अदर इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड किसी वीडियो में हम लोग करेंगे। Which of the following is not the correct method of editing the cell content? किसी सेल में कोई कंटेंट दिया हुआ है तो किस ऑप्शन से हम उस कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। बाय प्रेसिंग F2 की, बाय प्रेसिंग ऑल्ट की, क्लिक द फॉर्मूला बार और डबल क्लिक द सेल। इसमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉट लिखा हुआ है तो जो आप सिलेक्ट करेंगे वो काम नहीं कर सकते, लेकिन रेस्ट काम कर सकते हैं। तो आप पहले वर्कशीट में चलिए, वहां पे देखते हैं यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है। प्रेस द F2 की फॉर एडिटिंग। यदि हम इस सेल को सिलेक्ट करें तो इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर F2 की को प्रेस कर रहे हैं। जैसे ही F2 की प्रेस किया, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है दिया हुआ है। अब इसको हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, जैसा हम चाहें चेंज कर सकते हैं। तो F2 की से हम किसी भी सेल के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है प्रेस द ऑल्ट की। चेक कीजिए, इसको हमने सिलेक्ट किया और ऑल्ट की को प्रेस किया। ऑल्ट की को प्रेस किया तो होम, इंसर्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। ऑल्ट की है, इससे हमारा कंटेंट्स नहीं आ रहा है। देन नेक्स्ट में हमारा क्लिक द फॉर्मूला बार। चेक कीजिए फॉर्मूला बार में जाते हैं कि नहीं। ये क्लिक किया, यहाँ पे हम कर्सर को ला सकते हैं।
कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे इजिली। तो ये वैल्यू भी हमारा सही है। तीसरा है, इस जगह पे इससे भी हम कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, इससे भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक द सेल, ये भी आप देख लीजिए। इस जगह पे सेल को रखकर यदि हम डबल क्लिक करें, हमने डबल क्लिक किया और फॉर्मूला डिस्प्ले हो गया। यानी हम इस जगह पर इसके थ्रू भी कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। तो किसके थ्रू हम चेंज नहीं कर सकते? बी के थ्रू, यानी ऑल्ट की से हम कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। अ सेल कैन बी एडिटेड बाय प्रेसिंग F2 की, क्लिक द फॉर्मूला बार और डबल क्लिक द सेल। ये तीन ऑप्शन से हम किसी भी सेल के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। बट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किससे हम नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। वेयर कैन यू चेंज द ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड इन एक्सेल? एक्सेल में बहुत से ऑप्शन से ऑटोमेटिक होते हैं। तो कैलकुलेशन, जब आप किसी एक्सेल शीट में कोई वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको फॉर्मूला जिस सेल में डाले हैं वहां डिस्प्ले होगा। लेकिन यदि आप उस वैल्यू को चेंज कर देते हैं तो उस केस में यदि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन नहीं है तो आपके चेंज वैल्यू पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यू दे रहे हैं 4, नेक्स्ट वैल्यू हमने दिया 6, देन 7 और इस जगह पर हम एक फॉर्मूला एंटर करते हैं सम। इस पूरे रेंज को हम सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर एंटर प्रेस कर दिया। तो इस जगह हमने फॉर्मूला एंटर किया 4, 6, 7 का सम 17 है। अब यदि इस जगह पर हम कोई वैल्यू चेंज कर दें, 4 की जगह हम 5 कर दें और एंटर प्रेस करें तो क्या वैल्यू 17 से 18 होगा, ये हमें चेक करना है। यदि होता है तो ऑटोमेटिक कंसेप्ट ऑन है और नहीं होता है तो ऑटोमेटिक ऑफ है। आप चेक कर सकते हो, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए ये 18 हो गया, यानी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन है। अब इस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को यदि हम मैनुअल कर दें, कैसे करेंगे? फाइल में जाइए, यहाँ पे ऑप्शन का ऑप्शन होगा लेकिन दिख नहीं रहा है तो मोड को क्लिक कीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस मिल गया हमको। इस जगह पे जब आप जाएंगे तो इस जगह फॉर्मूला दिख रहा है और फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे वर्कबुक कैलकुलेशन ऑटोमेटिक किया हुआ है। इस ऑटोमेटिक की वजह से हमने जब सेल की वैल्यू को चेंज किया तो ऑटोमेटिकली जहां जहां उस सेल का वैल्यू दिया हुआ है वहां पर वो कैलकुलेशन खुद कर रहा है। लेकिन इसको यदि हम मैनुअल कर दें, अब हमने इसको मैनुअल कर दिया, अभी 5, 6, 7 का सम 18 है। अभी यदि इसकी वैल्यू को हम चेंज कर दें, सपोज करें कि यदि हम 5 की जगह 6 करें तो ये वैल्यू 18 से 19 होना चाहिए। देखते हैं, 6 प्रेस करके एंटर प्रेस किया, कोई चेंज नहीं हुआ। 6, 6, 12 प्लस 7 19 होना चाहिए, लेकिन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। तो यदि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हमारा ऑफ है, मैनुअल दिया हुआ है अभी, इस वजह से कैलकुलेशन नहीं किया, हम चाहते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाए, तो इसके लिए हमें जो फंक्शन की प्रेस करना होगा दैट इज कॉल्ड F9। यदि हम F9 को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 18 से 19 होगा। प्रेस करते हैं, देखिए हमने जो भी वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग ये सम कर लिया। यदि हम यहाँ पर 10 कर दें तो इसमें 4 ऐड होना चाहिए, यानी 23 होना चाहिए। एंटर मारेंगे, 23 नहीं हुआ, रीजन हमारा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ है। यदि हम इसको फिर से F9 प्रेस कर दें तो ये 23 शो कर देगा।
तो जब आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑफ हो यानी मैनुअल है, तो उस केस में वर्कशीट को रिकैलकुलेट करने का कमांड देने के लिए हम F9 को यूज करते हैं। इसकी दूसरी चीज आप देख सकते हैं, इसको यदि हम ऑटोमेटिक कर दें, ऑप्शंस में जाकर के फॉर्मूला में इसको हम ऑटोमेटिक कर ओके कर दें, और अब जैसे ही आप यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करते हैं, मान लीजिए कि इसको हमने कर दिया 8 कर दिया, तो 23 से ये ऑटोमेटिकली 24 हो जाएगा। देखिए 24 ऑटोमेटिक हो गया। तो अभी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑन है। तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से फायदा ये होता है कि जो भी सेल आप फॉर्मूला में एंटर कर रहे हैं, उस सेल में कहीं भी कहीं भी आप कोई चेंज करेंगे तो जहां जहां वो सेल फॉर्मूला में एंटर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो खुद कैलकुलेशन कर लेगा पूरे वर्कशीट में, ये नहीं कि सिर्फ इसी जगह पे, पूरे वर्कशीट में। लेकिन यदि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मेरा मैनुअल है तो पूरे वर्कशीट को रिकैलकुलेट करने का कमांड होता है F9। क्वेश्चन पे आ जाइए। वेयर कैन यू चेंज द ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड इन एक्सेल? एक्सेल में ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन मोड कहाँ से आप चेंज कर सकते हो? तो बाय डबल कैल इंडिकेटर ऑन द स्टेटस बार, ये हमारा सही नहीं है, ये रॉन्ग है। बोथ ऑफ द एबव, ये भी मेरा नहीं हो सकता क्योंकि 2 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ये ऑप्शन भी गलत है। सो अभी आपको हमने बताया, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे और कैलकुलेशन ऑप्शन में जा करके मार्क करेंगे रेडियो बटन को ऑटोमेटिक या मैनुअल। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ए। Then how can you update the values of formula cells if the auto calculate mode of Excel is disabled? ये काम अभी हमने आपको करके दिखा दिया कि यदि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हमारा ऑफ हो तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन बिना ऑटोमेटिक किए हुए कैसे कैलकुलेट करेंगे। F11 नहीं है, F10 नहीं है, F8 नहीं है, F9 है। Manual calculation mode means the Excel will only recalculate all open workbooks when you request it by F9। F9 जब आप प्रेस करते हैं तो आप कहते हैं कि एक्सेल सीट में जहां भी फॉर्मूला है उसको आप रिकैलकुलेट कर दीजिए। It allows us to choose whether we want to update formulas in the worksheets or the entire workbook। जितने भी वर्कशीट हैं उस वर्कबुक में सारे जगह पे ये रिकैलकुलेट कर देगा यदि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन मेरा मैनुअल है। ऑटोमेटिक है तो F9 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये अभी हमने डेमो करके भी दिखा दिया। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हम लोग सेट 2 में पढ़ेंगे। ये बेसिक था, इसको आप ध्यान से देखें। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव का और डिटेल्स यदि देखना चाहते हैं तो एक हम डेमो यहाँ पे दिखा देते हैं क्या इसकी मीनिंग होती है। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं, यहाँ भी हम इसको हटाते हैं, ये कैलकुलेशन हम रिकैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि इस जगह पे हमने क्या किया है, सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। इधर सीरियल नंबर 1 to 5 कैंडिडेट का हम सैलरी कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, फिक्स है। यहाँ बेसिक सैलरी है, ये भी हमारा डायरेक्ट वैल्यू है, कोई फार्मूला नहीं है। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी किया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम हटा देते हैं। इस जगह पे ऑप्शन है क्लियर ऑल कर दिया हमने, सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल्स, इसको सिलेक्ट कीजिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स फ्रॉम द इंटायर सेट्स, हमको सेल से सिलेक्ट करना है। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा दिया। अब इस जगह सिंपल वैल्यूज एंटर्ड किए हुए हैं और ये डीए कहता है कि
हर एक कैंडिडेट के बेसिक सैलरी का 90%, हर एक कैंडिडेट के बेसिक सैलरी का 90%, यानी 30,000 का 90, 40,000 का 90, 35,000 का 90, 37 का 90 और 39 का 90 निकालना है। इसका मतलब है बेसिक सैलरी हर एक कैंडिडेट का चेंज कर रहा है, लेकिन सबका डीए परसेंटेज फिक्स्ड है। तो हम यदि यहाँ पे फॉर्मूला एंटर करें, जैसे इक्वल, हमें लेना है 30,000 का 90%, 30,000 इंटू 90%, ये फॉर्मूला, और इसका 100 तो 100 से डिवाइड कर देंगे 90% के लिए, और एंटर पर प्रेस कर दें तो मेरा कैलकुलेशन हो गया। अब यदि इस फॉर्मूले को कॉपी करें हम दूसरे सेल में तो प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा ये आप देख सकते हैं। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये 4000 बता रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों दिखा रहा है, इसका रीजन देखिए। हमें करना क्या था, 40,000 का 90%, तो इस सेल से 90% का रेफरेंस देखिए, 1 2 3 4 5 6 सेल लेफ्ट, और इस सेल से अप एंड डाउन, तो ये मेरा करंट रो है 1 2 सेल लेफ्ट, 2 सेल डाउन। तो इस जगह जो हमने B6 का फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला कह रहा है कि आप 5 सेल्स लेफ्ट जाइए और 2 सेल डाउन जाइए। तो 5 सेल लेफ्ट और 2 सेल डाउन जाते हैं तो उनको 90 मिल जाता है। लेकिन जब इस फॉर्मूला को कॉपी कर दिया यहाँ पे, तो इस जगह पे B7 दिखा रहा है। रीजन है, इस जगह से 5 सेल लेफ्ट, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 सेल लेफ्ट, 6 सेल लेफ्ट और 2 सेल डाउन, 2 सेल डाउन गए तो 1 2, ये 10 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 40,000 से, जबकि हमको मल्टीप्लाई करना था 90 से। तो ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? प्रॉब्लम इसलिए हुआ कि हम जो ओरिजिनल फार्मूला एंटर किया था, उस फार्मूला में B6 हमारा रिलेटिव है, इसलिए इस रिलेटिव को हमें बनाना होगा एब्सोल्यूट। इसको यदि हम एब्सोल्यूट बनाएं तो F4 प्रेस करेंगे, F4 को प्रेस किया, रो और कॉलम के पहले डॉलर, अब एंटर प्रेस हमने कर दिया। इसकी कॉपी अब यदि हम कर दें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि सही कैलकुलेशन आ रहा है। देखिए 36,000, अब ये मेरा कह रहा है कि 40,000 का 90%, 90% में B6 है। तो जब आप इसको कॉपी किए यहाँ पे देखिए B6 फिक्स हो गया, लेकिन ऊपर वाले में ये G5 था, G5 हमारा 30,000 है। जब इसकी कॉपी यहाँ पे किया तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली G6 हो गया, यानी 40,000, लेकिन ये 90% हमारा फिक्स रहा। तो आप इस फॉर्मूले को अब यदि कहीं भी कॉपी कर दें इस पूरे रो में, कंट्रोल भी, तो बेसिक सैलरी तो चेंज होगा लेकिन डीए हमारा फिक्स रहेगा। इसी तरह से एचए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बेसिक का 10% हमें देना है। तो हमने बेसिक के लिए ये G5 रख रहे हैं, आप देख सकते हैं G5 इंटू B7, ये हमारा B7 है, लेकिन ये रिलेटिव है। तो अब यदि इसकी कॉपी हम कर दें इस जगह पे तो कैलकुलेशन मेरा गलत होगा, ये कैलकुलेशन गलत है। अब इसको यदि हम चाहें कि नहीं ये भी सही है, लेकिन इसकी नीचे वाले में कॉपी कर दीजिए, ये आपका गलत देने लगेगा। देखिए ये सारा वैल्यू अब रॉन्ग होने लगा, ये 0 कर दिया। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस जगह पे ये रिलेटिव मोड में है। हम इस रिलेटिव मोड को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। कैसे करेंगे, ये सिलेक्ट किया और हमको HA 10% देना है और ये HA हमारा B7 में है। तो जब इस फॉर्मूला को एंटर किया उसमें B7 को जाकर हम फिक्स करेंगे बाय प्रेसिंग F4 फंक्शन। F4 को हम यहाँ पे प्रेस किए, ये फिक्स हो गया। अब एंटर मारे और इसकी कॉपी हम इस पूरे में कर दें,
तो मेरा कैलकुलेशन सही आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं 40,000 का 10% 4,000, 35 का 3,500, ये 37,000, ये करेक्ट आंसर देने लगा। अब यही काम आप इस जगह पे कीजिए। यहाँ पर टीए कह रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस 10% है, तो हम इस को सिलेक्ट किया और ट्रैवलिंग अलाउंस का जो रेट है वो हमारा दिया हुआ है, परसेंटेज B8 में है। हम B8 फॉर्मूला को एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट कर दिया, एंटर मार दिए और इसकी कॉपी हम रेस्ट सेल में कर दें तो ये मेरा कैलकुलेशन सही होगा। इस जगह पे हमें इस तीनों का सम करना, चारों का सम करना है, बेसिक सैलरी, डीए, एचए और टीए। ये यदि हम सब जोड़ दें तो इसका ग्रॉस इनकम होगा। इस जगह पे इन तीनों का सम करना है, तो सम G5 टू I5, G5 टू J5, सॉरी J5 तक हमारा कैलकुलेशन जा रहा है इसमें, G5 टू J5। अब यदि हम इसकी कॉपी करें नीचे वाले सेल में तो हमें इस रो के सारे वैल्यूज को ऐड करना है। पेस्ट करके देखिए, देखिए ये ऑटोमेटिकली करेक्ट काम कर रहा है। G6 टू J6, G6 टू J6 ये कैलकुलेशन कर रहा है, G6 टू J6। चूंकि रिलेटिव चाहिए, इसमें कहीं एब्सोल्यूट की जरूरत नहीं है। तो अब यदि इसकी हम कॉपी पूरे सेल में कर दें, कंट्रोल V, तो ये मेरा कैलकुलेशन हो गया। पीएफ कहता है कि बेसिक सैलरी का 18% हमें देना है, तो पीएफ हमने लिखा G5, बेसिक सैलरी G5 हो गया और इसका 18% हमारा B9 में दिया हुआ है और ये हर एक बेसिक सैलरी के लिए फिक्स्ड होगा। तो हम इस जगह पे जो फॉर्मूला एंटर किए हैं उसमें B9 को एब्सोल्यूट बनाएंगे, F4 प्रेस कीजिए, एब्सोल्यूट हो गया। और अब इसकी कॉपी कर दीजिए, कॉपी करके रेस्ट जगह पे पेस्ट कीजिए, ये सही कैलकुलेशन दिया। और इंश्योरेंस फिक्स किया हुआ है 500 600, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आप कितना इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, तो ये फिक्स्ड है, इसको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अब टोटल डिडक्शन निकालना है। टोटल डिडक्शन निकालने के लिए ये पीएफ और इंश्योरेंस ये मेरे ग्रॉस इनकम से घट जाएगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सम करेंगे। इन दोनों को सम करने के लिए सम L5 टू F5, L5 टू F5, M5, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया और ये सब रिलेटिव है, इसलिए हम इसकी कॉपी करके अदर जगह पे पेस्ट कर देंगे। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया जो कि सही है। आप काउंट करके देख सकते हैं 7200 प्लस 600 7800 एंड सो ऑन। नेट इनकम क्या होता है? नेट इनकम ग्रॉस इनकम से उसके टोटल डिडक्शन को घटाएंगे, यानी K5 में हम N5 को घटा दें तो इसका नेट सैलरी निकल जाएगा। इस जगह पे हमने K5 टू N5 लिख दिया है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, K6 से N6 को घटाना होगा। तो आप जब इसको कॉपी करेंगे तो चूंकि ये रिलेटिव है, ये ऑटोमेटिकली सब काम कर देगा। कंट्रोल भी, आप देखिए इस जगह पे हमको चाहिए था K6 टू N6, वो सही है। यहाँ पर आपको K7 टू N7 सही आ रहा है, यहाँ K8 टू 9 तो इस तरह से रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस पर हम लोग काम करते हैं। यदि रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस, मिक्स्ड मोड एड्रेस आप समझते हैं, देन यू कैन कैलकुलेट एनी डेटा by using the formula. So these are all about this वीडियो कुछ बड़ा हो गया तो इसी जगह हम इसको रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।